जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल प्रगति पथ क्लासेस बाय विनय सर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वास्तविक संख्याएं। और ये वास्तविक संख्याओं का चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा आपको यहाँ पेपर में आने वाले 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। हर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे जिससे आप बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें पेपर में। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम चलते हैं वीडियो में और शुरू करते हैं अपना सिलेबस। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस हमने इकट्ठे किए हैं आप लोगों के लिए। उनमें से पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि परिमेय संख्या 33/2 की पावर 2 इंटू 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से कितने दशमलव अंक के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल लिखते हैं यहाँ पर, आपको समझ में आएगा। आपके पास क्वेश्चन है 33/2 की पावर 2 इंटू 5। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है इसको हल करने के बाद कितने दशमलव अंक के बाद ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसे सवाल आ जाएं तो बहुत आसान होता लगाना। कैसे? देखो, आपको क्या करना है, हर देखना है। क्या देखना है? हर। क्या लिखा है? 2 की पावर 2 इंटू 5। आपको पता होना चाहिए कि एक जीरो बनाने के लिए हमें 2 और 5 की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? 2 और 5 की। तो भाई देखिए, यहाँ पे हर में 2 की पावर 2 है इंटू 5 है। तो यहाँ पे हमें अगर चाहें तो 2 गुणा 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। इससे हमारा एक जीरो बन जाएगा। हमें एक जीरो और बनाने के लिए यहाँ पे किसकी कमी है? 5 की कमी है। तो अगर मैं 5 का ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो 2 जीरो बन जाएगा नीचे। देखिए कैसे, ये 33/2 की पावर 2 इंटू 5 और 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 5 को ऊपर गुणा करिए तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16। देखिए 2 की पावर 2 और ये 5 की पावर भी 2 बन जाएगा। तो यहाँ कितने जीरो हो गए? 2 जीरो हो गए। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.65 आ गया। तो ध्यान से देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा था कि ये जो संख्या है ये दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त हो जाएगी। तो देखिए कितनी आसानी के साथ इसको हमने सॉल्व कर दिया। दशमलव के सिर्फ 2 अंक बाद ये संख्या क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, 2 दशमलव स्थान के बाद क्या होगी? ये संख्या समाप्त हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन क्लियर। आप सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इस साल के पैटर्न में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे जिससे आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर ये समझ में आया होगा तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ये बोला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक ए है और बी है, ऐसे अद्वितीय पूर्णांकों Q और R का अस्तित्व है। अद्वितीय पूर्णांक एक Q है एक R है, इनका अस्तित्व है कि A बराबर BQ प्लस R क्या है? A बराबर BQ प्लस R, जहां निम्नलिखित को आवश्यक ही संतुष्ट करेगा। तो इसके लिए आपको कंडीशन दे रखा है। भाई जब आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़े थे तो वहां आपको क्या बताया गया था कि जो शेष फल होता है, क्या होता है? शेष फल होता है, यानी आर का मान 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। यही पढ़ाया गया होगा आपको। और बी से हमेशा क्या होगा? आर का मान क्या होगा? आर का मान बी से हमेशा छोटा होगा। क्या होगा? छोटा। अगर बी से आर का मान बड़ा हो गया या बराबर हो गया तो फिर इसका मतलब आपने भाग सही से नहीं किया। इसलिए हमेशा बी से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक, तो इन तीनों कंडीशन को मिलाकर के हम एक कंडीशन बनाते हैं कि आर क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, बराबर हो सकता है और बी से छोटा होगा। तो ये कंडीशन आपकी बनती है। तो इसमें ऑप्शन में आपको दे रखा है, पहले में ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है 1 आर और ये बी। ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है 0 लेस देन आर लेस देन इक्वल बी। और सी नंबर ऑप्शन में दे रखा है 0
लेस देन इक्वल आर लेस देन बी, और डी नंबर ऑप्शन में आपको दे रखा है 0 लेस देन आर लेस देन बी। तो आप बताइए अब इनमें से कौन सा सही है। भाई देखिए, ये तो हो नहीं सकता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ये भी नहीं हो सकता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। हमने क्या कंडीशन बनाई थी, ये बनाई थी, यही कंडीशन सी नंबर में दिया है, तो यही क्या है, सही है। तो इस तरह से आपको सवालों को आसानी से हल करते हुए चलना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 3। देखिए सवाल नंबर 3 है क्या, कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो कोई पूर्णांक है m, ठीक है, आपको ये बताना है ये सम रूप का कैसे होगा, ठीक। तो इसके लिए ऑप्शन आपको दे रखा है m, दूसरा दे रखा है m+1, और अगला ऑप्शन आपके पास है 2m, ठीक है, और अंतिम ऑप्शन आपके पास है 2m+1। अब इसमें आपको ये बताना है कि जो सम संख्या होती है वो किस रूप की होगी। जरा ध्यान से देखिए इधर, m रूप का होगा या m+1 रूप का होगा या 2m रूप का होगा या 2m+1 रूप के होगा। तो भाई देखिए m रूप में क्या है, भाई यहाँ पे अगर आप सम संख्या रखते हैं तो सम है, ठीक है, लेकिन अगर आपने विषम रख दिया तो विषम ही मिल जाएगा आपको। तो हमें किसके लिए चाहिए, सम के लिए। तो भाई अगर सम रखते हैं तो सम मिलेगा, विषम रखेंगे तो विषम मिलेगा। तो हमें तो सिर्फ सम चाहिए, इसलिए क्या ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर आप सम रखते हैं, क्या रखते हैं, सम रखते हैं, और एक जोड़ देंगे तो विषम हो जाएगा। क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे तो विषम हो जाएगा। भाई सम के साथ 1 प्लस करोगे तो विषम ही बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 में आइए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 2m। अब आप m की वैल्यू चाहे माइनस आप सम संख्या रखें या विषम संख्या रखें, आपने पढ़ा होगा या आपने देखा होगा कि अगर किसी भी सम संख्या के साथ में या विषम संख्या के साथ में, किसी के साथ में सम हो या विषम हो, इसके साथ में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आपके पास हमेशा ही क्या होगा, सम संख्या प्राप्त होगी। क्या होगा, सम संख्या प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पर जैसे हमने एक विषम संख्या लिया, सम लिया, गुणा 2 गुणा किया तो 6 आ गया, 6 क्या एक सम संख्या है। यहाँ पे देखिए एक सम संख्या के रूप में 2 को लिया था, 2 का मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, यहाँ भी सम प्राप्त हुआ। मतलब कहने का कि भाई सम ले रहे हैं तब भी सम मिल रहा है, विषम ले रहे हैं तब भी सम मिल रहा है। मतलब m के लिए वह पूर्णांक क्या हो गया, 2m के रूप का हो गया। किस रूप का, 2m के रूप का। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, सही हो गया, ठीक। यहाँ पे क्या होगा 2m+1, भाई सम रख रहे हो तो भी सम आ रहा है, विषम रख रहे हो तो भी सम आ रहा है, पर उसके साथ में एक जोड़ दे रहे हो आप, तो सम के साथ में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। हमें तो सम चाहिए, तो सम के लिए क्या होगा, फिर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़े अगले सवाल की ओर चलिए, आपको यहाँ तक कंप्लीट रखना, ठीक है, हर चैप्टर वाइज आपको वीडियो में बताया जाएगा। चलिए, तो सवाल नंबर 3 तक आपका हो गया। सवाल नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है किसी पूर्णांक q के लिए, कोई पूर्णांक है जिसका नाम है q, प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो सवाल नंबर 3 की तरह ही यह भी है, इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है ये 2q, और डी नंबर ऑप्शन आपके पास है 2q+1, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन में कैसे निकालें कि ये विषम रूप का है, कौन सा पूर्णांक सही है कौन सा गलत है। देखिए यहाँ पे आप वैसे ही करिए, जैसे विषम रखते हैं तो विषम मिलेगा, सम रखे तो सम मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे विषम हर एक स्थिति में नहीं मिल रहा, इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि हमें विषम चाहिए। यहाँ देखिए फिर इधर, इसमें देखिए विषम रखेंगे आप +1 करेंगे सम बन जाएगा, तो सम थोड़ी चाहिए हमें, तो विषम चाहिए, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ देखिए 2q, अभी आपको इसके पहले वाले सवाल में बताया कि यदि सम के साथ में 2 का गुणा करोगे तो भी सम मिलेगा, विषम के साथ में 2 गुणा करोगे तब भी सम मिलेगा। तो हमें सम थोड़ी ढूंढना है, हमें तो ढूंढना विषम। तो इसलिए क्या ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही कौन सा हुआ फिर, जो आपके पास बचा 2q+1, ठीक। तो इस तरह से ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। तो बढ़िया सवाल की ओर फिर चलिए,
अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है आपसे। ये कह रहा है कि एन स्क्वायर संख्या, एक संख्या आपको दे रखा है। अच्छा सवाल है, आप ध्यान से देखिए इसको। एन स्क्वायर माइनस 8 एक 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। उसके लिए शर्तें दे रखा है। क्या शर्त है कि भाई आप बताइए कि ये पूर्णांक होगा एन का मान जो है, या आपका प्राकृतिक संख्या होगा, प्राकृत संख्या। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपको विषम संख्या होगा। क्या होगा? विषम संख्या। ऑप्शन नंबर डी आपके पास है सम संख्या। तो आपको चेक करना है कि यहाँ पे n का मान क्या रखा जाए कि 8 से विभाज्य हो जाए। कौन? एन स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो भाई देखते हैं हम इधर। ये देखिए पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है? 0 1 2 3 4 डैश 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 अनंत। इसके साथ में ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को भी मिला लेंगे हम। क्या करेंगे? ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को मिला लेंगे तो ये आपका माइनस अनंत तक हो गया। ठीक, कोई समझता है यहाँ तक? तो ये पूर्णांक हो गया। क्या हो गया? पूर्णांक। अब रख के देखते हैं क्या पूर्णांक के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा। रखिए यहाँ पर, अगर आप 0 रखते हैं तो आपका 0 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि आपके पास माइनस का 1 आ जाएगा, और 8 का भाग माइनस 1 में नहीं जाएगा। ठीक, इसका मतलब पूर्णांक नहीं ले सकते हैं आप, क्योंकि सभी संख्या से कटना चाहिए। जो भी n का मान आप रखेंगे वो संख्या पूर्णांक होगी। वहां पे रखेंगे, 8 से काटेंगे, नहीं कटेगा तो फिर पूर्णांक क्यों रखेंगे? फिर हम नहीं रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? गलत हो गया। आइए ऑप्शन नंबर बी में। ये क्या बोल रहा है? कह रहा प्राकृतिक संख्या। तो भैया प्राकृतिक संख्या हम आपको बताए हैं ना क्या होती है। ये होती है भाई जितनी भी गिनती की संख्या है या धनात्मक पूर्णांक कह सकते हो आप, वो क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। तो इनको भी रख के देख लेते हैं। भाई एक रखिए यहाँ पर, 1 का वर्ग करोगे 1 बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0। 0 में 8 का भाग दीजिए, भागफल 0, मतलब 8 का भाग चला गया। चलो कोई बात नहीं, आगे रख के देख लेते हैं। 2 रखिए, 2 का करिए। भाई नहीं बन पाएगा, 4 में 1 घटाओगे 3 हो जाएगा। 3 में 8 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। मतलब ये ऑप्शन भी क्या हुआ? गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, कह रहा विषम संख्या। इसको चेक कर लेते हैं। विषम संख्या होती है 1 3 5 7 9। रखिए भाई, 1 का वर्ग करेंगे आप, 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 8 का भाग देंगे पूरा खल्लास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 3 रखेंगे इधर, क्या रखेंगे? 3। 3 का वर्ग करिए माइनस 1 करिए, 9 माइनस 1 यानी कितना हो गया? 8। 8 में 8 का भाग दीजिए, कितना आएगा? 1, मतलब भाग पूरा पूरा चला गया। 5 रखेंगे 25 होगा, 25 में घटाएंगे 24 होगा, 24 में 8 का भाग चला जाएगा। मतलब कुछ भी विषम संख्या रख रहे हो आप यहाँ पर और एक घटा करके 8 का भाग दे रहे हो, तो आपका वो संख्या पूरी तरह विभाज्य हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे n जो होगा क्या होगा? एक विषम संख्या होगी। क्या होगी? विषम संख्या। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा। ठीक, तो कोई समस्या यहाँ तक? तो बढ़े आगे सवाल की ओर फिर। चलिए सवाल नंबर अगला देखिए। ये आपके पास है, हाँ थोड़ा सा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर 6 है, कह रहा 65 और 117 के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान बताइए। कुछ खास नहीं है इसमें, दम नहीं है, चिंता मत करिए, बुढ़ाते हैं इसको। एक संख्या दिया है 65, एक संख्या दिया है 117, ये दो संख्या दिया है। कह रहा इन दोनों के HCF को, किसको? HCF को हम 65m माइनस 117 के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है m का मान बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक संख्या 65 है, एक संख्या 117 है। भैया ये दोनों संख्याओं का मासा दिया ये, तो हम भी क्या करेंगे? मासा निकाल लेंगे। तो निकालते हैं फिर। 65 को काटिए भैया और 117 को। देखिए 13 पचे 65 यानी 5 से कट रहा होगा ये,
5 एकम 5, 5 3 15, 13 एकम 13, 13 नहीं 17, तो 3 से काटिए, 3 तिहाई 9, कितना जा 2, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 13 एकम 13। देखिए यार 65 के आपने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, 117 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या भाई, HCF क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होगा, तो HCF यहां से आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा 13, क्या मिला 13 मिल गया। तो आपने जो इन संख्याओं का वास्तविक HCF यानी कि मासा निकाला वो आपके पास 13 है, और इसी मासा को हम इस रूप में लिख रहे हैं, तो HCF की जगह पर क्या रख देंगे 13 रख देंगे, बराबर 65 m माइनस 117। ठीक है, अब क्या करेंगे 170 ले आइए, तो आपका 65 m बराबर 13 प्लस 117, तो ये 65 m इक्वल कितना हो गया 130, 65 दूनी कितना होता है 130, m का मान कितना आ गया 2। तो जहां पर भी ऑप्शन में आपको m बराबर 2 मिल जाए वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों को कैसे लगाना है भाई, जो दिया है उसी को निकालिए और उसी के बराबर कर दीजिए, काम खत्म। ठीक, तो उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए, तो सवाल नंबर अगला है आपके पास 7वां। ये भी देखिए अच्छा सवाल है, कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 आता है। क्या कह रहा है देखिए, एक संख्या आपके पास 70 है, एक संख्या आपके पास 125 है। ठीक है, कह रहा इन दोनों को जब किसी बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल 5 और 8 आता है। क्या आता है, एक के लिए शेषफल 5 आता है, एक के लिए 8 आता है। तो कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ कौन सी होगी। तो देखिए जब ऐसा सवाल है तो कैसे करना है इसको, बिल्कुल डरने की बात नहीं। दो संख्या दिया है, कह रहा है कि इनमें से बड़ी संख्या बताओ जिसका इसमें भाग दिया जाए, इसमें भाग दिया जाए, तो शेषफल 5 और 8 आ जाए। तो जब ऐसे सवाल आए ना भैया क्या करना है, इसको जिसका शेषफल दिया है उसको उसमें घटा दो, तो 70 में 5 घटाइए कितना आ गया 65, 125 में 8 घटाइए कितना आएगा 5 घटा 3 बचा 117। ठीक, तो कितना मिला 65 मिला 117 मिला। अब 65 और 117 का क्या निकालिए HCF, क्यों, क्योंकि वह कह रहा था बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो भाई 65 और 117 का HCF निकाल लीजिए। इसके पहले वाले सवाल में आपने निकाला था, तो यहाँ से क्या करेंगे 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 13 एकम 13, इधर 3 से कट जाएगा 3 तिहाई 9 और 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 सॉरी 3 तिहाई 9 हो जाएगा ना, और 13 एकम नाम 13। देखिए यहाँ पे क्या कौन मिल रहा है आपको 13, HCF क्या हो गया 13। तो देखिए इसमें अगर 13 का भाग दे रहे होंगे तो शेषफल आपको 5 मिलेगा, इसका भाग इसमें देंगे तो शेषफल आपको 8 मिलेगा। तो 13 से बड़ी अब कोई संख्या नहीं है जो इसमें भाग दिया जाए तो 8 आ जाए और इसमें भाग दिया जाए तो शेषफल 5 आ जाए। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा 13। जहां पे आपको ऑप्शन 13 मिले वहां पे आप टिक करिए, आपका सवाल खत्म। ठीक, तो ऐसे सवालों को कैसे करना है, जो संख्या दिया है और जो शेषफल दिया है उस शेषफल को संख्या में घटाइए और उनका HCF निकाल दीजिए। ठीक है, तो बढ़े फिर अगले सवाल की ओर। चलिए 8वां नंबर, ये आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों A और B को, एक धनात्मक पूर्णांक A है एक धनात्मक पूर्णांक B है, A को हम लिखते हैं x की पावर 3 y स्क्वायर, ठीक, और B को हम लिखते हैं x y की घात 3, ठीक, के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो HCF निकालना है आपको किसका A और B का HCF फाइंड करना है। तो कुछ नहीं, सवाल में एकदम छोटा सा है। देखिए HCF निकालने के लिए क्या करते हो आप, जो भी आपको फैक्टर दे रखा होता है उसमें छोटी से छोटी घात वाला निकालते हो बाहर, है ना। देखिए यहाँ सुनिए, आप अच्छे से नहीं आ रहा, अच्छे समझ नहीं आ रहा है ऐसे, तो ऐसे लिख लिया इसको x गुना x घात 3 बार लिख दिया, y गुना y,
अब बी को लिखो भाई इस तरह, आप क्या करोगे, बी को भी इस तरह लिख सकते हो, तो एक्स गुना वाई गुना वाई गुना वाई। अब देखिए बचपन वाला मेथड, ये कॉमन हो रहा है, ये कॉमन हो रहा है, ये कॉमन हो रहा है, तो आपका HCF किसका आ गया, ए और बी का कितना आ गया भाई, एक्स गुना वाई यानी एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया HCF। ठीक, तो ये जहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा उड़ा दीजिए उसको, ठीक है। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर 8 भी खत्म हो गया। चलते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। देखिए अच्छे समझ करिए, आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर आना है, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 9 को देख लेते हैं आज। चलिए, कह रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों P और Q को, देखिए जैसा भी मैंने सवाल बताया आपको ना, सेम वैसे ही, बस इसमें क्या है एलसीएम निकालना, उसमें एचसीएफ निकालना था। तो लिखते हैं फिर यहाँ पर P को हम लिख रहे हैं A इंटू बी स्क्वायर, ठीक, और Q को आप लिख रहे हो A क्यूब इंटू बी क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आपको A और B जहां पर क्या दे रहा है, आभास संख्या दे रहा है, तो कह रहा है एलसीएम निकालिए, कुछ नहीं है भैया, एलसीएम किसका, P और Q का। तो आपने पढ़ा भी, क्या पढ़ा कि जब HCF निकालते हैं तो छोटी से छोटी घात, ठीक है, और जब एलसीएम निकालेंगे तो बड़ी से बड़ी घात, ठीक। तो देखिए A की बड़ी से बड़ी घात कौन है, A क्यूब, B की कौन है, B स्क्वायर, यही क्या तुम्हारा एलसीएम, ठीक है। कोई समस्या है यहाँ तक। चलिए सवाल नंबर 10 देख लेते हैं। कह रहा एक शून्येतर परिमेय संख्या, हाँ ये सवाल है थोड़ा सा अच्छा क्या है, बस थोड़ा सा समझना है, इसमें दिमाग कुछ नहीं लगाना है, तुक्का मारने वाला सिस्टम इसमें है। चलिए ऑप्शन दिया आपको, सदैव अपरिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन आपके पास है सदैव परिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या। अगला ऑप्शन आपके पास है कि परिमेय या अपरिमेय, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन आपके पास कह रहा है एक आएगा। तो क्वेश्चन क्या है पहले वो जान लेते हैं ना। चलिए फिर क्वेश्चन ये है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर मतलब जानते होंगे आप, नहीं जानते सुन लीजिए फिर। शून्येतर मतलब नॉन जीरो वैल्यू, मतलब ऐसा मान जिसका मान जीरो ना हो, ठीक। तो कोई परिमेय संख्या होगी फिर, क्योंकि शून्य भी तो परिमेय संख्या होती है, पर शून्य नहीं लेना आपको, क्या कह रहा, शून्य नहीं लेना। तो शून्येतर परिमेय संख्या मतलब जो जिसका मान जीरो ना हो, ये परिमेय संख्या है। और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कितना होता है, भैया अपरिमेय के साथ में क्या लिखा, परिमेय लिखिए या अपरिमेय लिखिए, जो भी लिखना चाहें, परिमेय संख्या और अपरिमेय, अपरिमेय, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका हमेशा ही परिमेय अपरिमेय संख्या क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। क्या होता है, अपरिमेय, मतलब परिमेय के साथ में अपरिमेय कहे या अपरिमेय के साथ में परिमेय कहे, मिलेगा क्या हमेशा, अपरिमेय संख्या। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए बच्चों हमने भी 10 नंबर तक सवाल कर लिए हैं, सवाल नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। चलिए तो तैयार रहिए पेपर के लिए, क्योंकि पेपर जल्द ही आने वाले हैं आपके, फरवरी में जहां तक पेपर आपके हो जाएंगे। तो सवाल नंबर 11 है, 1 से 10 तक की संख्याओं
में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए यदि न्यूनतम संख्या की बात कहेगा तो आपको एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एलसीएम। ठीक है, और कहां से कहां तक की संख्याओं के बीच की बात कर रहा है? 1 से 10 तक। ठीक है, तो अब आप हमें ये बताइए, सवाल में ये भी कहा उसने कि 1 और 10 भी शामिल है, मतलब 1 से लेकर के जितनी भी संख्या 10 तक है सभी का एलसीएम आपको फाइंड करना है। 7, 8, 9, 10। देखिए ये आपका 1 का अभाज्य गुणनखंड 1 ही होगा, और 2 का निकालेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, और 3 का 1 गुणा 3, 2 का 1 गुणा 2 गुणा 2, 5 का 1 गुणा 5, 6 का 1 गुणा 2 गुणा 3, 7 का होगा 1 गुणा 7, 8 का हो जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 का होगा 1 गुणा 3 गुणा 3, 10 का 1 गुणा 2 गुणा 5। इस तरह से आप पहले क्या करेंगे, दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में चेंज कर लेना। इसके बाद आपको इनको घातांकों के रूप में बना लेना, जिससे क्या होगा, आप आसानी से एलसीएम अभाज्य गुणनखंड तरीके से निकाल पाएंगे। इस तरह में क्या होता है कि आप कहीं पर कोई संख्या छोड़ देते हैं तो आपका सवाल गलत होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं घातांक रूप में चेंज कर देता हूँ। तो एक बार है तो 1 की घात 1 रहेगा, यहाँ भी 1 की घात 1 रहेगा, गुणा 2 की घात 1 हो जाएगा, यहाँ 1 की घात 1 गुणा 3 की घात भी 1 होगा। अब घात क्या कैसे लगाएंगे आप, तो जो संख्या जितनी बार लिखी होगी मल्टीपल में उतनी ही घात उस संख्या की होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ भी एक ही बार है तो 1 की घात 1 होगा, यहाँ दो बार है तो 2 की घात 2 हो जाएगा। ये 1 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 बराबर 1 की घात 1 गुणा 2 की घात 1 और गुणा 3 की घात भी 1। इसी तरह यहाँ भी देखिए, 1 की घात 1 गुणा 7 की घात 1 और 1 की घात 1 गुणा 2 कितनी बार है? 3 बार, तो 2 की घात 3। 1 की घात 1 गुणा 3 की घात 3 और 1 की घात 1 गुणा 2 की घात 1 गुणा 5 की घात भी 1 हो गया। इतना हो गया। अब इसका एलसीएम निकालना बहुत आसान है भाई। जो भी आपको फैक्टर दिख रहा है उसकी सबसे बड़ी घात लीजिए आप। 1 दिख रहा फैक्टर, सब में 1 है ना, तो 1 की सबसे बड़ी घात किस जगह पर है? सभी पर 1 ही है, तो कुछ भी ले सकते हैं, जो मर्जी हो आपकी। तो 1 की घात 1 ले लिया, गुना। अगला फैक्टर क्या है? 2 है, तो 2 की सबसे बड़ी पावर कहां पर है? यहाँ पर है आपके पास, ये 2 की पावर 3 ले लिया। अगला फैक्टर आपके पास क्या है? 3 है, तो 3 की सबसे बड़ी घात कहां पर है? यहाँ पर, सॉरी यहाँ गलती से हमने 3 लिख दिया है, ये 2 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो 3 की घात 2 हो गए। ठीक, फिर आगे देखिए, 3 के बाद आपका फैक्टर 4 हो नहीं सकता, क्योंकि 4 को हमने 2 के रूप में तोड़ दिया था, तो हमारे पास 5 होगा। तो 5 की सबसे बड़ी घात कहाँ पर है? यहीं पर है। एक यहाँ पर 5 है, एक यहाँ पर है, तो दोनों की घात क्या है? 1 ही है, तो फिर एक बार एक ले लेंगे। फिर अगला देखिए, 7 की घात कितनी है? 1 है। फिर आगे बढ़िए, इसके बाद आपका कोई फैक्टर नहीं है, तो इन सब का आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, 1 का घात 1 है तो ये 1 ही आएगा। 2 की घात 3 मतलब 8 हो गया। 3 की घात 2 मतलब 9 हो गया। 5 की घात 1 मतलब 5। 7 की घात 1 मतलब 7। तो 8 एकम 8 और 8 ही ना 72 गुणा 5 गुणा 7। आप 7 गुणा 5 में ना करिए, नहीं तो आप गुणा करने में टाइम ले जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5 का गुणा कर देता हूँ। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 35 एक 36 गुना 7, 7 0 0 7 छंग 42, हासिल आपका 4 हुआ। 7 21 4 25।
तो ये आपका एलसीएम आ गया। हमसे पूछ रहा था कि 1 से 10 तक की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का भाग देंगे तो आपका शेषफल 0 होगा। मतलब 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या निकालनी थी। ठीक है, तो आपको जब छोटी से छोटी संख्या की बात कहेगा तो आपको एलसीएम निकाल देना। चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। तो इसमें देखिए आप क्या है, तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि परिमेय संख्या आपको एक दिया, उसने क्या दिया 14,587 बटा 1250, ये एक परिमेय संख्या है। इसको बताना है आपको दशमलव प्रसार किन स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। ऐसा ही सवाल हम सवाल नंबर फर्स्ट किए थे अभी कि 33 बटा 2 की पावर 2 इंटू 5 को सॉल्व किया जाए यानी कि दशमलव रूप में बदला जाए तो कितने स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमने बताया था कि नीचे जो होता है ना जीरो बनाइए आप। ठीक है, अब जीरो कैसे बनाएंगे, तो जीरो को पता होना चाहिए आपको 2 और 5 का मल्टीपल करते हैं तो आपके पास एक जीरो बनता है। तो इसको पहले आपको हर को फैक्टर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, तोड़ लेते हैं फिर। तो थोड़ा जल्दी करते हैं, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। देखिए 5 से काट दीजिए इसको, तो ये 5 दूना 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और ये 5 पचे 25, 5 एक कम 5। ये आपका बन गया 14,587 बटा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 4। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास 4 ठो क्या है 5 है, लेकिन 2 कितना है 1। क्यों, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, शून्य बनाना है। तो शून्य कैसे बनाएंगे, आपको बताया कि 2 और 5 से गुणा करेंगे तो एक शून्य प्राप्त होता है, कितना 1। तो यहाँ पे हमें 4 शून्य प्राप्त करने पड़ेंगे क्योंकि 4 आपके पास कितने 5 है। तो यहाँ पे हमें पास कितनी कमी है 3 की, किसकी कमी है 2 की। 2 की घात 3 का ऊपर नीचे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 की पावर 3 ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 3 नीचे मल्टीप्लाई किया। तो ये देखिए आपको 14,587 गुणा 2 की पावर 3 मतलब 8। अब देखिए ये 5 की पावर 4, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1, तो ये 5 की पावर 4 और 2 की पावर 4, दोनों की पावर 4 मतलब 4 जीरो आपके बन गए। कितने बन गए 4। तो ये आप ध्यान से देखिएगा, तो ये आपको कुछ ऐसा प्राप्त हो रहा है 10 की घात 4। मतलब कहने का मेरा ये कि अगर यहाँ पे 4 जीरो है तो इसका भाग दोगे आप तो 4 अंक बाद दशमलव लगेगा। 8 का आप गुणा करेंगे, जो संख्या आएगी उसमें 4 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। तो मतलब कहने का कि 4 अंक बाद दशमलव प्रसार क्या हो गया, अंत हो गया। तो कितने अंक बाद समाप्त हो रहा है 4 अंक बाद। नीचे जो 10 की घात होगी उतने ही अंक बाद आपका समाप्त होगा। ठीक है, अगर इस रूप का नहीं है तो फिर आपको भाग दे के देखना पड़ेगा। अगर ऐसे बन जाता है तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जितनी घात होगी उतनी अंक बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो भी आपका है सवाल चौथा, इसमें 4 दिया है तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। तो ये संख्या 4 अंक बाद क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो बढ़ते हैं सवाल की ओर। फिर सवाल नंबर 13, देखिए इसमें क्या बोल रहा है आपसे, कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों C और D, एक धनात्मक पूर्णांक C है, एक धनात्मक पूर्णांक D है। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग से इसका मासा निकाला गया है तो Q है, क्या है HCF आपका Q हो, जब C बराबर DQ प्लस R तो R का मान क्या है। भाई आपको पता है कि जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं तो जो लास्ट में भाजक आता है वही हमारा क्या होता है, मासा होता है। अब मासा के रूप में कब लेते हैं उस लास्ट वाले भाजक को, जब R का मान आपका 0 हो। तो वही कंडीशन आपको यहाँ बतानी है कि R का मान 0 होगा या D के बराबर होगा या बड़ा होगा या 0 से छोटा हो, जो भी ऑप्शन में दिया है आपको। तो आप बताइए कि अगर यहाँ पे मान लीजिए इस
Q को हम मासा के रूप में ले रहे हैं तो ये अंतिम भाजक होगा हमारा। तो इसका मतलब है कि जब ये मासा के रूप में है तो R का मान 0 ही आया होगा, तभी तो मासा हुआ, नहीं तो मासा होता ही नहीं। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या बनेगी कि अगर ऐसी स्थिति है तो R का मान 0 होगा। अब जब R का मान 0 हो गया तो जो ऑप्शन में मिल जाए R बराबर 0 तो वहीं पर टिक कर दीजिए। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। तो सवाल नंबर 14, देखिए ये भी बहुत छोटा सवाल है। सवाल में है कि 15, 18 और 24 का एलसीएम निकालना। क्या निकालना? एलसीएम। तो आप भाग विधि से तुरंत से निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं इसमें। अगर जिसको भाग विधि नहीं आती है तो वो आप अभाज्य गुणनखंड तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो इसको मैं 2 से काट देता हूँ, तो 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिएगा तो ये आपका 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा ये 2 तिहाई 6। अब आप आराम से 3 से काट दीजिए, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 5 1 1, और ये आपका हो गया इतनी बार का फन। अब क्या करना होता है भाई, इधर जो ये बन रहा है ना ये सिस्टम, इसको क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई कर लेना है, कोई एलसीएम है आपका, तो करिए। क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो ये आपका 24 हुआ यहाँ तक। 24 गुणा 3, 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 6 1 7 गुणा 5, 5 दूनी 10, 5 7 35 1 36, तो 360 क्या हो गया आपका इसका एलसीएम। जहां पर 360 आपको ऑप्शन मिले वहां टिक करिए और 1 नंबर ले जाइए आप। ठीक है, तो आप सभी लोग मेहनत करते रहिएगा क्योंकि पेपर जल्दी ही आने वाले। तो सवाल नंबर हमारे 14 कंप्लीट हो गए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15। इसमें बोल रहा है सह अभाज्य संख्याओं का युग्म छांटिए। आपके पास 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से बताना है कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। 31, 93 और लास्ट ऑप्शन आपके पास है 32, 62। देखिए सह अभाज्य संख्या छांटने से पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि भाई सह अभाज्य संख्याएं होती क्या है। ऐसी संख्याएं जिनका HCF कितना हो, 1 हो, या ऐसी संख्याएं जिनका अभाज्य गुणनखंड 1 के अलावा अन्य कोई दूसरी संख्या ना हो। ठीक है, तो ये होता है सह अभाज्य संख्याएं। तो चेक करते हैं इसी नियम का प्रयोग करते हुए। देखिए भाई इसके 14 के आप फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 7 मिलेगा आपको, 35 के करेंगे तो 5 गुना 7 मिल जाएगा। तो 1 के अलावा 7 इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में है। अभी बताया हमने कि 1 के अलावा और कोई संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में नहीं होनी चाहिए, पर यहाँ तो है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर दूसरा। 18 के गुणनखंड करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा? 2 गुना 3 गुना 3। 25 से करेंगे तो 5 गुना 5 मिला। देखिए यहाँ पर ध्यान से, क्या यहाँ पर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला? क्या नहीं मिला ना, सिर्फ एक ही होगा भाई, एक तो हर संख्या में होता है। तो यहाँ पे उसके अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला? क्या नहीं मिला। तो इसका मतलब यही वो जोड़ा है जो सह अभाज्य संख्या का है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इनको भी चेक कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि 31, 93 देखा भैया 31 अभाज्य है, नहीं कट रहा होगा, इसी को मार देते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर 31 से करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 31 मिलेगा। 93 के तोड़ेंगे तो आपको 3 गुणा 31 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 31, क्योंकि 31 क्या होता है? 93। बच्चा इतना दिमाग नहीं लगा पाता यहाँ पर, सीधे इसको मारता है, क्योंकि 18, 25, 5 लगता है कि होगा, पर ऐसा नहीं है, देख करके मारना आंसर। तो यहाँ क्या होगा? अब इसमें क्या हो रहा है? 31 कॉमन हो रहा है दोनों में ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है। जब मिल रहा है तो इसका मतलब ये सह अभाज्य बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए 1 के अलावा, क्योंकि 1 तो सब में होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? गलत है। इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई 2 मिल रहा है दोनों में,
तो ये तो अपने आप गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? बी। तो जब सह आभास संख्याओं की बात करेगा तो आपको याद रखना है कि एक के अलावा अन्य कोई गुणनखंड उसका ना बन रहा हो उभयनिष्ठ के रूप में। ऐसा नहीं कि अलग बन रहा है तो वो गलत हो गया। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में ना मिलना चाहिए वही गुणनखंड। ठीक, तो फिर ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16। देखिए इस सवाल में कह रहा है आपसे शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। अच्छा सवाल है ये आपका। आपको ये अति लघुत्तरी में भी ऐसे सवाल पूछ सकता है आपसे, तो आप यहाँ ऑप्शन बेस्ड पर समझ लीजिए। आपसे 1 नंबर में ये क्वेश्चन अति लघुत्तरी में पूछ सकता है, ज्यादातर चांस रहते हैं ऑब्जेक्टिव में ही आने के। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो शांत दशमलव प्रसार दर्शाएगी। शांत दशमलव प्रसार होता क्या है? बहुत सारे लोगों को तो अभी यही पता ना होगा कि शांत दशमलव प्रसार होता क्या है। तो कोई बात नहीं, अभी हम बताते हैं आपको। मतलब ऐसी भिन्न जो हर के द्वारा भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, चाहे दशमलव के 10 अंक बाद कटे, चाहे दशमलव के 1 अंक बाद कटे, या पूर्ण संख्या के रूप में कट जाए। ठीक है, मतलब कहने का कि पूरा पूरा भाग यदि चला गया तो आपका दशमलव प्रसार शांत है, अन्यथा की स्थिति में अशांत होगा। ठीक है, अब अशांत आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है अनवसानी आवर्ती, एक होता है अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उनके बारे में बात नहीं करनी, हमें सिर्फ शांत के बारे में बात करनी है। तो देख लेते हैं। अब इसमें देखिए शांत अगर व्यक्त करने की बात होती है तो फिर निकाल के हल करते इसको। अब यहाँ सिर्फ चेक करना है आपको ना, तो इनके हरों के क्या करिए आप, अभाज्य गुणनखंड करिए। 164 का करिए गुणनखंड, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 41 अभाज्य संख्या 41 से कटेगा। 30 से करिए, 2 से काटिए 15, 3 पचा 15, 5 एकम 5, 625 से कर लीजिए, तो इसको 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, और ये आपका कुछ इतना बनेगा। 462 की भी कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2। अब 2 से 31 शायद आभास संख्या ही है, तो लगभग स्वयं से ही कटेगा वो। ठीक है, 2 से 31 दे देता हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए आपको चेक करना है ना, तो इसके देखिए जो गुणनखंड बने हमारे 2 की घात 2 का और 41 के रूप का बना। ठीक है, इसका जो बना हमारा 2 की घात 1, 3 की घात 1 और 5 की घात 1 का बना। इसका जो बना ये 5 की पावर 4 के रूप का बना। यहाँ आपका 2 गुणा 231 बन रहा है। ठीक है, तो चेक करते हैं भाई कौन सा शांत दशमलव प्रसार होगा। तो उसके लिए आपको याद रखना थोड़ा सा चीजें, कि अगर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का किसी भी परिमेय संख्या का हर बनेगा तो वो दशमलव प्रसार शांत दर्शाएगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 164 की बात करते हैं। ये 2 की पावर के रूप में तो है, पर साथ में क्या है, एक और संख्या है। ध्यान रखिएगा, यदि 2 की पावर m के रूप का हो, केवल 2 की पावर m के रूप का, या 5 की पावर n के रूप का हो, मतलब या तो केवल 2 के रूप का हो, या केवल 5 के रूप का हो, या केवल 2 और 5 के रूप का हो, तब ही शांत होगा। नहीं तो अगर उनके साथ में कोई और संख्या मल्टीपल में आ गई तो शांत नहीं होगा। तो यहाँ देखिए ये क्या है तुम्हारे पास, इसके साथ में 2 तो है, पर यहाँ पे कुछ और आ रहा है, इसका मतलब शांत नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला आपका गलत हो गया। यहाँ देखिए 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, पर इसके साथ में कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। अभी बताया कि 2 और 5 तो आएगा, पर केवल यही होने चाहिए तब शांत होगा, पर इसके साथ कुछ और आ रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ देखिए केवल 5 की घात के रूप का बन रहा है भैया, ये किस रूप का, केवल 5 की घात का। तो केवल 5 का बने या केवल 2 का बने, या केवल 5 और 2 का बने तो शांत होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सी हो गया आपका, सी। नीचे वाला साफ गलत भैया, 2 से 31 2 कहाँ बनेगा, है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी आपको गलत होगा। तो सही क्या होगा फिर आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको शांत दशमलव प्रसार ढूंढना समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर। चलिए सवाल नंबर 17, इसमें क्या बोल रहा है,
हाँ, तो आपको एक संख्या दिया है इसमें पहले, तो उस संख्या को मैं नोट कर देता हूँ पहले क्या लिखा है। 0.120 1200 1200 1240 डैश 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 का दशमलव प्रसार किस रूप का है? शांत है, अशांत है, या अशांत आवर्ती है, या अशांत अनावर्ती है, या शांत आवर्ती है? तो भाई देखिए, मैं ऑप्शन ले देता हूँ आपको ताकि आसानी से समझ में आ जाए। शांत बताना है आपको है कि नहीं, फिर ऑप्शन आपके पास अशांत आवर्ती, फिर ऑप्शन आपके पास है अशांत अनावर्ती, फिर आपके पास ऑप्शन अगला है शांत आवर्ती। ये ऑप्शन दिया आपके पास। देखिए, शांत क्या होता है? ऐसा दशमलव प्रसार जो पूरा खत्म हो चुका है, यानी पूरा पूरा कट जाए। पर ये तो आगे डैश डैश लगा है तो कट ही नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो गया? खत्म। दूसरा अशांत आवर्ती, ठीक है। अशांत मतलब होता है कि पूरा पूरा ना कटे, यहाँ तो ठीक है। पर कह रहा आवर्ती, आवर्ती मतलब जिस अंक की किसी दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति का होना। पर यहाँ देखिए कहाँ हो रहा है भैया, एक अगर आप कहें 120 सर जी, 120 ठीक है मान लिया, फिर कहा आपने 120, फिर मान लिया, फिर आगे 120 है क्या? बिल्कुल नहीं है। इसलिए क्या हो गया, ये इसमें पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही। जब पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो बार बार कुछ नहीं आएगी तो आवर्ती भी नहीं होगा, है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। आइए ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा अशांत अनावर्ती। अशांत तो है क्योंकि भाई दशमलव के बाद वो संख्या पूरा पूरा कट नहीं रही। अब देख लेते हैं अनावर्ती है कि नहीं। अनावर्ती मतलब होता है कि भाई दशमलव के बाद जो संख्या आ रही ना वो रिपीट ना हो, यानी बार बार संख्या ना आती हो लगातार। ऐसा नहीं कि जैसे 12 यहाँ से 12 यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, अब लगातार 12 12 ना आए तब अनावर्ती होगा। अगर आ रहा है तो फिर आवर्ती हो जाएगा। तो आ तो नहीं रहा था, इसलिए क्या था? आवर्ती नहीं था। अब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अनावर्ती है। फिर जब अनावर्ती है, अशांत भी है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? फिर सी। और शांत आवर्ती तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शांत भी हो आवर्ती भी हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि शांत होगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, आवर्ती होने के चांस है नहीं है फिर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सी। आज के इस वीडियो का आपका अंतिम सवाल है 18 नंबर। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है आपसे 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात बताइए कितनी होगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, अभाज्य गुणनखंड करना आता है आपको, करिए फटाक से। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं गुणनफल के रूप में। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको घातांक रूप में लिख सकते हैं, तो घातांक रूप में लिखने का तरीका क्या होता है भाई? जो संख्या दिया है उसको रखेंगे, कितनी बार लिखी है गुणा में उतनी घात लगा देंगे। तो ये 2 की घात क्या हो गया? 1 2 3 4, 4 गुणा 3 की घात 2। हमसे पूछा था 2 की घात कितनी है, तो 2 की घात कितनी है भाई? 4। तो आप आंसर आपका क्या हो गया? 4। तो जहां पे ऑप्शन में 4 मिले वहां आप टिक करिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं क्लास 10th का जो ऑप्शनल चीजें थी वो हमने ज्यादातर कवर कर ली हैं, जिससे आपका पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, तो इसलिए हम आपके लिए हर चैप्टर वाइज ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन तैयार करके आपके सामने ला रहे हैं, जिससे आप 20 में 20 नंबर स्कोर कर सके। ठीक है, तो रोज आप अपना सपोर्ट करते रहिए अपने चैनल का और अपना स्कोर करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, पूरे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।